नमस्कार। बोनस पॉइंट के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो। और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल, आपका भी स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ आज की खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले फटाफट आपको ये बता देते हैं आज वो कौन से बिंदु हैं, आज वो कौन सी खबरें हैं जिन पर आज हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। नजर डालते हैं ऑन द शो पर। आज सबसे पहले बात करेंगे कारों पर मिल रहे डिस्काउंट से जुड़ी खबर से। घटती मांग की वजह से बिक्री में आई गिरावट को देखते हुए कार कंपनियां अपने कई मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट दे रही है। M&M, होंडई के डिस्काउंट तो 4 लाख रुपए तक पहुंच गए हैं। इस पर होगी आज डिटेल में बातचीत। इसके बाद अगली खबर टेलीकॉम टैरिफ से जुड़ी हुई है। आशंका यह है कि कंपनियां साल के अंत तक फिर से टैरिफ में बढ़ोतरी कर सकती हैं। अंशुमान सर से समझने की कोशिश होगी कि आखिर में इस तरह की आशंका क्यों देखने को मिल रही है। इसके बाद बात करेंगे बैंकों की घटती डिपॉजिट ग्रोथ पर। जानेंगे कि डिपॉजिट में FD के पैसे की आखिर में कितनी हिस्सेदारी है और बचत खातों का डिपॉजिट क्यों घट रहा है। इसके बाद एल्गो ट्रेडिंग पर हरकत में आए रेगुलेटर की खबर पर बात होगी। सेबी के रडार पर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनियां हैं। जन स्ट्रीट का मामला पकड़े जाने के बाद अब सेबी हरकत में आया है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल कारोबार में अब रिलायंस को अदानी समूह से चुनौती मिल सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अदानी समूह गुजरात में पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाने जा रहा है। अंशुमान सर से जानने की कोशिश होगी कि इस खबर के मायने हैं क्या। और आखिर में बात होगी टैरिफ को लेकर के। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ के नाम से ब्रिक्स देशों को फिर से धमकाया है। साथ में ब्रिक्स देशों की तरफ झुकाव रखने वाले देशों को भी धमकी दी है। चलिए, लेकिन आज शुरुआत जैसा हमने आपको बताया कि आज करेंगे कारों से जुड़ी खबरों के साथ। मांग में कमी की वजह से कार बिक्री में सुस्ती और डीलर्स के पास बढ़ती इन्वेंट्री की वजह से कार कंपनियों की तरफ से अलग अलग मॉडल्स पर डिस्काउंट बढ़ा दिए गए हैं। कंपनियों की तरफ से 70,000 रुपये से लेकर के 4 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। हुंडई ने अपने प्रीमियम मॉडल इयोनिक 5 पर 4 लाख रुपए के डिस्काउंट की घोषणा की है। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो N और SUV 700 पर 4 लाख रुपए से ज़्यादा का डिस्काउंट दे रही है। सर, ये गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े क्या बता रहे हैं और कितना डिस्काउंट दे रही है कंपनी आजकल? हाँ विपुल जी, कार ग्राहकों के लिए तो खैर अच्छी खबर है। हालांकि इसके बाद भी हमने देखा है कि कारों की सेल्स बढ़ नहीं रही है। लेकिन जो ताजे आंकड़े आए हैं, 2 किस्तों में आंकड़े आते हैं भारत में ऑटोमोबाइल के। पहला आंकड़ा आता है प्रोड्यूसर्स का जो सियाम से आता है और दूसरा डीलरों का आता है जो विक्रेता हैं। तो फाडा के आंकड़े भी आज आ गए हैं जो भारतीय कार बाजार में गहरी मंदी का संकेत देते हैं। हमने इससे पहले जब आपको बताया था तो पिछले सप्ताह कार प्रोड्यूसर्स के आंकड़े आए थे, कंपनियों के आंकड़े आए थे। फाडा के आंकड़े बता रहे हैं कि करीब मंथ ऑन मंथ आधार के ऊपर 9.44% की गिरावट आई है व्हीकल्स की सेल्स में। इसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर यानी कारें और दोपहिया वाहन शामिल हैं। कारों के मामले में सेल्स में कोई बढ़ोतरी नहीं, मामूली करीब 1.49% के आसपास की गिरावट है। स्थिर है, बिल्कुल बढ़ोतरी नहीं हो रही। जबकि 2 व्हीलर के मामले में थोड़ी सी स्थिति ज़्यादा जटिल है। करीब 12% के आसपास की गिरावट हमें यहाँ दिखाई दे रही है। इसी का नतीजा है कि कार कंपनियों को अपने मॉडल्स पर प्राइस में बड़ी कटौती करनी पड़ रही है। और शायद ऐसे डिस्काउंट आमतौर पर इससे पहले नहीं देखे गए। इसकी वजह यह है कि एक तो इन्वेंट्रीज काफ़ी हैं जिस पर बराबर चर्चा हो रही है कि 50 दिन से 60 दिन से ज़्यादा की इन्वेंट्रीज हैं कंपनियों के पास। और दूसरा ये कि अगले प्रोडक्शन साइकिल के लिए भी कंपनियां अब जो बाजार का इनपुट है उसे समझने की कोशिश कर रही हैं। टाटा मोटर्स, फॉक्सवैगन, स्कोडा, रेना, जीप, निसान, इनके डिस्काउंट 70,000 से 2 लाख रुपए तक के हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और SUV शामिल है। हुंडई ने जैसा आपको बताया बोलने कि हुंडई ने अपनी प्रीमियम SUV की कीमत करीब 4 लाख रुपए तक घटा दी है। महिंद्रा करीब 4 लाख रुपए का डिस्काउंट XUV 700 और स्कॉर्पियो N पे दे रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि डीलर्स के पास 50 से 55 दिन की इन्वेंट्रीज पड़ी हुई हैं और अब डीलर आगे नई कारें लेने को तैयार नहीं है कंपनियों से। और इसका सिर्फ एक ही समाधान है कि कारों की कीमतें घटाकर डीलरों को किसी तरह से इन कारों को आगे बेचने के लिए प्रेरित किया जाए। और यह स्थिति थोड़ी जटिल इसलिए है
क्योंकि मानसून का सीजन है, कंपनियों को उम्मीद है कि इस सीजन के पूरे होने के बाद त्योहारी सीजन में मांग निकलेगी, पर तब तक जो स्टॉक है उसको डीलर होल्ड करके रखने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। जी, इस बीच टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से एक बार फिर से टैरिफ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक साल के अंत तक टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ में 10 से 12% की बढ़ोतरी कर सकती हैं। ये बढ़ोतरी प्रीमियम कंज्यूमर पर ज़्यादा लागू हो सकती है। कंपनियों के लिए मोबाइल सब्सक्राइबर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, साथ में डुअल सिम ग्राहकों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। सर, कंपनियां टैरिफ बढ़ाने की तैयारी आखिर में क्यों कर रही हैं और किनके लिए ये बढ़ोतरी हो सकती है? क्या सबके लिए होगी? अब बड़ी बढ़ोतरी आने की संभावना है विपुल जी, और बड़ा दिलचस्प स्थिति है टेलीकॉम सेक्टर में। अजीब सी पहल है, टेलीकॉम सेक्टर में ग्राहकों की संख्या घट रही थी जो वापस बढ़ने लगी है। मई में एयरटेल ने करीब 13 लाख के आसपास सब्सक्राइबर जोड़े, जियो ने करीब 55 लाख के आसपास, 5.5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर जोड़े। अब ये जो नए जुड़ते हुए सब्सक्राइबर हैं, ये टेलीकॉम कंपनियों के लिए बड़ी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये सब्सक्राइबर जो आ रहे हैं ये निचले सब्सक्राइबर हैं जिनका आरपू या एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कम है, जिनके पास जो 500 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए तक की बिलिंग करते हैं या भुगतान करते हैं। डुअल सिम वापस लौट रहे हैं, लेकिन डुअल सिम वाले ग्राहक भी आमतौर पर दूसरे सिम पर साफ पर थोड़ा सा ही टैरिफ पे करते हैं। इस स्थिति में टेलीकॉम कंपनियों को अब अपने टैरिफ फिर बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, जो 10 से 12% तक हो सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि इस बार ऐसा लग रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं बाजार से, कि भारत में मोबाइल टैरिफ का पूरा ढांचा बदल सकता है। और खासतौर पर अब यहां पर उन ग्राहकों के लिए जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं डेटा का या जिनकी बिलिंग ज़्यादा है, उनके लिए नए तरीके के प्लान आ सकते हैं। इसमें डेटा के कंजम्पशन के वॉल्यूम के आधार पर टैरिफ तय किए जा सकते हैं, यानी ज़्यादा स्पीड के आधार पर ज़्यादा टैरिफ तय किए जा सकते हैं कि किनको ज़्यादा बेहतर स्पीड चाहिए, उस हिसाब से टैरिफ तय करने की बात है। इसके अलावा जो टाइम है यूसेज का, उसके आधार पर भी दरें तय की जा सकती हैं। धीमे धीमे भारतीय टेलीकॉम बाजार में अगर ये नए टैरिफ आते हैं तो अब ये बाजार प्रीमियम और सामान्य सब्सक्राइबर्स के बीच में बदल जाएगा, जहां प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को कंपनियां थोड़ी ज़्यादा हाई स्पीड डेटा फैसिलिटी देकर थोड़ा ज़्यादा पैसा वसूलने की कोशिश करेंगी। जी, इस बीच टेलीकॉम कंपनियों ने रिसर्च और डेवलपमेंट गतिविधियों के लिए डिजिटल भारत निधि के फंड के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। कंपनियों का कहना है कि सरकार के इस कदम से फंड के वास्तविक इस्तेमाल का लक्ष्य बदल जाएगा, साथ में फंड के आवंटन में पारदर्शिता घट जाएगी। दिसंबर 2023 तक सरकार के पास डिजिटल भारत निधि का कुल डिपॉजिट 86,356 करोड़ रुपए हो गया था। सर, ये पूरी कंट्रोवर्सी है क्या और किस विषय को लेकर के है? भारत में टेलीकॉम कंपनियों को विपुल जी अपने राजस्व पर 5% की एक लेवी देनी पड़ती है, जिसको यूएसओ फंड लेवी कहते हैं, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन। ये जब भारत में टेलीकॉम की लाइसेंसिंग शुरू हुई थी 1995-96 में, उसके बाद से ये इसलिए लगाई गई थी कि टेलीकॉम कंपनियों के रेवेन्यू में से एक हिस्सा ऐसा लिया जाए जिससे कि ग्रामीण इलाकों में टेलीकॉम नेटवर्क का विस्तार किया जा सके, ब्रॉडबैंड बनाया जा सके, बाकी सुविधाएं दी जा सके। वैसा कुछ इसलिए नहीं हुआ कि नेटवर्क अपने आप ही पहुंच गया, गांव-गांव में मोबाइल फोन पहुंच गए और कॉमर्शियली जो कंपनियां थी उन्होंने अपने नेटवर्क का विस्तार कर लिया। ब्रॉडबैंड डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोबाइल ब्रॉडबैंड गांव में अवेलेबल है और गांव में डेटा मिल रहा है। ऐसी स्थिति में जो 5% की लेवी है सरकार के पास जमा होती रही। आंकड़ा तो ये जो 2023 तक का आंकड़ा है, जिसे 86,000 करोड़ रुपए कहा जा रहा है, आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है क्योंकि पिछले 1.5 साल के नंबर सभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं। पर 5% की लेवी टेलीकॉम कंपनियां अपने राजस्व में अपने कमाई में से सरकार को देती हैं लाइसेंस फीस के तौर पर। सरकार ने इसको अब R&D में और टेलीकॉम R&D में पैसा लगाने की तैयारी की है। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि ये सर्विस ऑब्लिगेशन था, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन था, R&D ऑब्लिगेशन नहीं था, और इसलिए कंपनी ये पैसा किसी भी R&D व्यवस्था में नहीं लगाया जाना चाहिए। दरअसल पिछले 2 साल से टेलीकॉम कंपनियां लगातार इस बात के लिए TRI पर और सरकार पर दबाव बना रही हैं कि इस लेवी को बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका कोई पर्पज नहीं है। पैसा वसूला जाता है और सरकार के पास बजट डेफिसिट फिनांस करने में काम आता है, क्योंकि गांव में इस फंड का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा और ग्रामीण इलाकों में टेलीकॉम नेटवर्क वैसे ही पहुंच चुके हैं। उनको कंपनियों को डर है कि ये पैसा जाएगा तो इसका फायदा OTT कंपनियों को मिलेगा, नए तरीके की जो सेवाएं लाने की बात होगी उसका फायदा दूसरी कंपनियों को जाएगा। तो अब ये विवाद शुरू हो रहा है नए सिरे से। चूंकि अगले 5-6 महीने में बजट की तैयारी शुरू हो जाएगी, उस बीच में सरकार को यह फैसला करना पड़ेगा कि इस भारत निधि का वो इस्तेमाल कैसे करें। जी, इस बीच बचत खाते पर मिल रहे कम ब्याज का असर बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ पर पड़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंकों के लिए डिपॉजिट की ग्रोथ 10% दर्ज की गई है।
जबकि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ये ग्रोथ 13% दर्ज की गई थी। बैंकों के कुल डिपॉजिट में फिक्स डिपॉजिट की हिस्सेदारी में भी हल्की कमी आई है। मार्च अंत तक ये हिस्सेदारी 59.5% दर्ज की गई। उधर खबर ये भी है कि बचत खातों के खुलने की रफ्तार सुस्त होते देख करके सरकारी बैंक न्यूनतम बैलेंस की शर्त को हटा सकते हैं। खबर ये भी है कि डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ाने के लिए कई बैंक मिनिमम बैलेंस की शर्त को हटाने पर विचार कर रहे हैं। सर, क्या बड़ी वजह मान रहे हैं आप जिस तरीके से बचत खातों की ग्रोथ वो घटती हुई दिख रही है? क्या कुछ नंबर्स, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं? आंकड़े में बता रहे हैं विपुल जी कि बचत खातों में भी खासतौर से जो सेविंग बैंक्स खाते हैं, दो तरीके के बचत खाते होते हैं बैंकों में। एक टर्म डिपॉजिट है जिनको एफडी कहा जाता है, जिनको मियादी जमा कहते हैं या सावधि जमा खाते कहते हैं, और दूसरे सामान्य सेविंग बैंक्स डिपॉजिट हैं जो जिसमें बैंकों में लोग अपना पैसा रखते हैं। ये जो सामान्य सेविंग बैंक्स डिपॉजिट हैं इनमें तेज गिरावट आ रही है और ये बैंकों के पूरे डिपॉजिट मैनेजमेंट को और उनकी कॉस्ट को बदल रही है। डेटा पॉइंट के जरिए हम इसको समझते हैं कि दरअसल आंकड़े क्या बता रहे हैं हमें इस समय इसके बारे में। डिपॉजिट की ग्रोथ रेट अगर आप देखें 2024 के मुकाबले 2025 में करीब 2.5 से 3% घट गई। ओवरऑल बैंकों में जो डिपॉजिट की ग्रोथ रेट थी उसमें कमी आई। इसके बाद बैंक डिपॉजिट में जो सेविंग बैंक्स खाते हैं उनकी हिस्सेदारी में जबरदस्त गिरावट आई है, 33% से 29% के आसपास है। यानी जो सामान्य रूप से बैंक में आप बचत खाता खोलते हैं उस बचत खाते में अब लोग बैंकों में पैसा नहीं रख रहे हैं, जबकि इसके ठीक विपरीत एफडी की हिस्सेदारी करीब 60% के आसपास बनी हुई है। हालांकि इसमें भी कमी आई है क्योंकि ब्याज दरों में कमी के बाद एफडीज भी गिरी हैं, लेकिन अगर आप देखें तो बैंकों में अब लोग बचत के लिए पैसा नहीं रख रहे हैं बल्कि जहां बेहतर रिटर्न मिल रहे हैं उसके कारण बैंकों में पैसा डाल रहे हैं और इस वजह से बैंकों की बड़ी चुनौती होती है। बैंकों को फिक्स डिपॉजिट से अपनी लागत कम करने में तो मदद मिलती है, लेकिन कासा जो सबसे इंपॉर्टेंट मार्जिन है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो, जो बैंकों की वित्तीय सेहत का पैमाना होता है, इस पर बड़ा असर पड़ता है। वजह इसकी क्या है कि कई बचत खातों पर बैंकों में ब्याज की दर अब बेहद कम है, लगभग 3% से भी कम रह गई। जून में ही कई प्रमुख बैंकों ने, जो मेरे सामने दिख रहा है, SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस जैसे कई प्रमुख बैंकों ने सेविंग डिपॉजिट पर ब्याज दरों को 2.5 से घटाकर 2.5% और 2.7% के आसपास कर दिया था। तो औसत ब्याज दर केवल 3% है। अगर आप महंगाई से भी इसकी तुलना करें तो महंगाई की दर ही 6%, 5.5% के आसपास है। यानी अगर आप किसी बैंक के सेविंग बैंक खाते में पैसा रखते हैं तो आप नुकसान उठा रहे हैं, आपकी पूंजी दरअसल कम घट रही है क्योंकि उससे ज़्यादा तो आपकी ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ रही है। बैंकों के लिए ये बड़ी चुनौती है कि उनके सेविंग बैंक्स डिपॉजिट अपनी चमक खो रहे हैं और लोग उनमें पैसा नहीं डाल रहे हैं। इसीलिए जो बात विपुल जी आपने कही कि बैंकों को मिनिमम बैलेंस की शर्तें खत्म करनी पड़ रही हैं, प्रोत्साहन नए सिरे से देने पड़ रहे हैं, ये इसीलिए हो रहा है। नहीं तो इससे पहले तक बैंक मिनिमम बैलेंस की शर्त खत्म होने पर लोगों पर पेनाल्टी लगा रहे थे कि आपको 100 रुपए 200 रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ेगी क्योंकि आपका मिनिमम बैलेंस खत्म हो गया है सेविंग बैंक्स खाते में। और अब बिल्कुल इसकी विपरीत स्थिति है। बैंकों ने वित्त मंत्रालय से मंजूरी ली है और कई बैंक अनाउंस करने वाले हैं कि कुछ भी रखिए भाई खाते में, पैसा रखिए, क्योंकि सेविंग बैंक्स के खाते अपनी चमक खो रहे हैं। तो ये तो बात रही सर डिपॉजिट की, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोन की ग्रोथ भी टूटी हुई है। ऐसे में जब फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को लेकर के सबकी उम्मीदें लगी हुई हैं, बैंकों के मुनाफे की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन आप कैसे देख रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बैंकों के आंकड़े अब तो उसका रिजल्ट का सीजन शुरू हो गया विपुल जी, और मुझे लग रहा है अगले हफ्ते तक आएंगे आंकड़े। दो महत्वपूर्ण चीज़ें हमें बैंकों के नतीजों में देखने लायक होंगी। एक तो हमने लगातार बताया कि मई के और जून के महीने में कर्ज की दर की डिमांड में तेज कमी आई थी, जिसका सीधा असर हमें बैंकों की बैलेंस शीट पर दिखाई दिया। और इधर डिपॉजिट्स की स्थिति थोड़ी जटिल हो रही है। ब्याज दरें कम होने के बाद बैंकों के डिपॉजिट्स भी घट रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है, जो आंकड़े में मिल रहे हैं, कि बैंकों के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब 2.2% के आसपास की कमी आ सकती है। और इसकी वजह क्या है? उनके इंटरेस्ट मार्जिन्स पर दबाव होंगे और क्रेडिट ग्रोथ में कमी है। करीब 18 लिस्टेड बैंकों का आंकड़ा जो हमारे सामने दिख रहा है नेट इंटरेस्ट इनकम का, उसमें उससे ये समझ में आ रहा है कि शायद बैंकों के मुनाफे में 2 से 3% तक की कमी दिखेगी। और इसका चूंकि बैंकों पर यह दबाव है कि उन्हें बहुत तेजी से रेपो रेट कट करना है, जो कि आरबीआई ने किया है, तो उसको संतुलित करने के लिए बैंकों ने जमा पर भी ब्याज दरें घटाई हैं। और इसलिए अब पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के जो प्रॉफिट के रेशियोज हैं वो दबाव में आ गए हैं। बाजार इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा हमें देखना होगा, क्योंकि रिजल्ट्स का सीजन हमारे सामने है और शुरू होने वाला है। जी,
इस बीच सरकार ने सरकारी बैंकों को ये कहा है कि निष्क्रिय पड़े जनधन खातों को बंद कर दें। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के कई खातों का म्यूल खातों के तौर पर इस्तेमाल होने की आशंका रहती है, जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने बैंकों को निष्क्रिय पड़े जनधन खातों को बंद करने के लिए कहा है। ये खाते प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए थे। सर, ये निष्क्रिय खातों को बंद करने की बात आखिर में क्यों कही जा रही है? विपुल जी, बुनियादी बात जो आपने कही, क्योंकि निष्क्रिय खातों के म्यूल खाते में बदलने का खतरा बहुत ज्यादा है। जो इनऑपरेटिव अकाउंट हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है, और म्यूल खाते आरबीआई के लिए और भारतीय बैंकिंग सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती है। पिछले 1 साल से इनका इस्तेमाल तमाम ज़राए में, मनी लॉन्ड्रिंग में, थ्रेटन करने में, लोगों से वसूली करने में हो रहा है, और इसमें जनधन खातों के शामिल होने का बड़ा डर है। क्योंकि एक बड़ी संख्या है जनधन खातों की, बने हुए 10 साल हो गए हैं, जिसमें लोगों ने कोई ट्रांजैक्शंस नहीं किए हैं। इसलिए अब सरकार को इन ऑपरेटिव खातों को बंद करने के लिए बैंकों से कहना पड़ रहा है। बड़ी वजह है सिर्फ सुरक्षा का खतरा, क्योंकि बैंकिंग खाते गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बात आरबीआई की अपनी रिपोर्ट्स भी बता रही हैं। बिल्कुल। इस बीच ऑप्शन ट्रेडिंग में जाने सिक्योरिटीज के घोटाले का मामला मिलने के बाद सेबी अब हरकत में आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सेबी की नज़र अब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग कंपनियों पर लगी हुई है। सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस इन गतिविधियों की ट्रेडिंग गतिविधियों को परख रहे हैं। जाने सिक्योरिटीज भी एल्गो ट्रेड के जरिए ऑप्शन में ट्रेडिंग करती थी, और कंपनी पर ऑप्शन ट्रेडिंग में 36,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के घोटाले का आरोप है। सर, अभी इस पूरी खबर पर ताज़ा घटनाक्रम क्या कुछ निकल करके आया है, और अब सेबी इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या एक्शन लेने जा रहा है? देखिए, एल्गो ट्रेडिंग और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग ने भारतीय शेयर बाजार की सबसे बड़ी दरार को एक्सपोज कर दिया। इतना बड़ा घोटाला हुआ, और अब जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वे बहुत चौंकाने वाले हैं। अलग अलग आंकड़े मिल रहे हैं कि जैन स्ट्रीट की क्षमताएं इतनी थी कि जिस तरीके की ट्रेडिंग करती थी, उससे वो बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में, करीब करीब 40 से 50% तक वॉल्यूम कंट्रोल कर लेती थी ऑप्शन ट्रेडिंग के। और ये काम सेबी की आंखों के सामने, सेबी की नाक के नीचे हो रहा था कि एक बड़ी कंपनी इतना ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट कर रही थी। चर्चाएं आ रहे हैं, ये भी हैं जो लोग बता रहे हैं उस हिसाब से कि भारतीय बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग की चूंकि डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, उसकी गहराई ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए 1-2 कंपनियां पूरा बाजार अपनी उंगलियों पर नचा लेती हैं, जैसा कि हमें जैन स्ट्रीट के पूरे मामले में खुलकर सामने आता दिखाई दिया। अब इसके बाद से भी अन्य हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनियों की भी जांच कर रही है, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिससे वो जानने की कोशिश करेगी कि कुछ और कंपनियां भी तो ऐसा नहीं कर रही थी। लेकिन जैन स्ट्रीट के बाहर जाने के बाद ऑप्शन वॉल्यूम्स में बड़ी गिरावट आने की संभावना है, और ऐसा माना जा रहा है कि जब तक अब ये पूरा ऑप्शन का पूरा मेस या ये ठीक नहीं होता है, तब तक सेबी ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर और ज़्यादा सख्ती करती दिखाई देगी। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि इस कंपनी से रिकवरी कैसे की जाएगी, क्योंकि अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा ये बाहर भेज चुकी है। इस पर पड़ताल और जांच पड़ताल जारी है। इस बीच पर्यावरण में हो रहे बदलाव से फसलों को बचाने के लिए भारतीय किसानों को 75 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी। संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी कि IFAD के प्रेसिडेंट ने ये बयान दिया। उन्होंने बताया कि भारत में तापमान बढ़ रहा है और कई जगहों पर पानी की किल्लत होने लगी है। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। सर, 75 अरब डॉलर के निवेश की ज़रूरत आखिर में किस चीज़ के लिए होगी, और किसानों को किस तरह के बदलाव करने होंगे? मुझे लगता है कि ये आकलन भी कंजर्वेटिव है। पर्यावरण का बदलाव भारतीय कृषि की पूरी बुनियाद को तितर बितर कर चुका है। पर्यावरण के बदलाव के कारण आप इस समय जब आप देख रहे हैं, हमको जून के महीने में 13 और 14% सरप्लस रेनफॉल दिखाई दे रहा है। पूरा उत्तराखंड और हिमाचल का हिस्सा भूस्खलन से, बाढ़ से प्रभावित है। शहरों की खराब स्थिति है। ग्रामीण इलाकों में अब सूखा और बाढ़ स्थायी व्यवस्था बन चुके हैं, और क्लाइमेट चेंज के इस असर के कारण भारतीय कृषि की सारी बुनियादी व्यवस्थाओं को बदलने की जरूरत है। तो IFAD का आंकलन $75 बिलियन मान रहा है। इसमें उन्होंने जो महत्वपूर्ण चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सिंचाई की व्यवस्था करना, क्योंकि देश के एक बड़े हिस्से में माइक्रो इरीगेशन की ज़रूरत है, मानसून की अस्थिरता के कारण और सूखे की समस्या के कारण। क्योंकि भारत, अभी हमने आपको पहले ही पिछले सप्ताह ही बताया था कि जो यूनाइटेड नेशंस की ड्राउट रिपोर्ट आई, उसने बताया कि भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है सूखे से। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सॉइल को लेकर, बीजों को लेकर और
बीमा को लेकर, ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके ऊपर सरकार को नए सिरे से निवेश करना होगा, किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए और इन व्यवस्थाओं को करने के लिए। भारतीय कृषि और सरकारें अभी क्लाइमेट चेंज को लेकर ना तो उतनी गंभीर दिखती हैं, ना उतनी चर्चाओं में आती हैं। लेकिन इस साल जो आकलन हमें मिल रहे हैं उनके हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था में अब क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा खतरा है, खासतौर से कृषि की अर्थव्यवस्था के लिए। जी, इस बीच अदानी समूह अब पेट्रोकेमिकल कारोबार में उतरने जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अदानी समूह की तरफ से गुजरात के मुंद्रा में सालाना 10 लाख टन क्षमता वाला पीवीसी प्लांट लगाया जाएगा। प्लांट के वित्त वर्ष 2027-28 तक शुरू होने की संभावना है। देश में पेट्रोकेमिकल कारोबार में अभी तक रिलायंस इंडस्ट्री का दबदबा है और इस सेक्टर में अदानी ग्रुप की एंट्री से रिलायंस को चुनौती मिल सकती है। अब सर, यहाँ पर बड़ा सवाल ये बनता है कि अदानी ग्रुप क्या वाकई में एक ही प्लांट तक सीमित रहेगा या फिर पेट्रोकेमिकल कारोबार को लेकर के वो गंभीर है और उसकी आगे की भी योजनाएं रहेंगी। विपुल, देखिए, पेट्रोकेमिकल्स खासतौर से जहां ये निवेश करने जा रहे हैं, पीवीसी का, जिसको कि पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर होता है जिससे कि बहुत सारे सामान बनते हैं। इसकी मांग भारत में 8 से 10% के आधार पर बढ़ रही है और रिलायंस का इसमें दबदबा है, नियंत्रण है। अडानी समूह के पास अब एक विकल्प है कि वो इस कारोबार में उतर सके। मुंद्रा सी पोर्ट के कारण उसे कच्चा माल आयात करने में की सुविधा है और इसलिए ही वहाँ पे ये प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे कि पीवीसी के बाजार में, पॉलीविनाइल क्लोराइड के बाजार में एक नई प्रतिस्पर्धा शुरू होगी। माना जा रहा है कि प्लांट करीब 2 साल लगेंगे, 2027-28 तक या 28 मार्च तक ये फैसिलिटी अपना काम शुरू कर देगी, जहां से उत्पादन शुरू हो जाएगा। और ये भी संकेत हैं कि अडानी समूह के लिए अकेली क्षमता नहीं होगी, क्षमता की बड़ी है, करीब 1.59 मिलियन टन के आसपास की क्षमता है, जो रिलायंस की क्षमता की आधी है। लेकिन माना जा रहा है कि बाजार में मांग और डिमांड को देखते हुए अडानी समूह इस प्रक्रिया को या इन और भी संयंत्रों को आगे लेकर आ सकता है। लेकिन ये पहला ऐसा सेक्टर है, कोर सेक्टर है रिलायंस समूह का, जहां अडानी समूह प्रतिस्पर्धा के लिए सामने आ गया है। इस बीच टैरिफ को लेकर के अमेरिका की तरफ से 9 जुलाई के बाद मोहलत मिलती नजर आ रही है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि जो देश अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं करेंगे उनके ऊपर बढ़े हुए टैरिफ 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे। पहले ट्रंप प्रशासन ने 9 जुलाई तक की छूट दी थी और देशों से 9 जुलाई तक ट्रेड डील करने के लिए भी कहा था, लेकिन डेडलाइन नज़दीक होने के बावजूद अमेरिका के साथ कई प्रमुख ट्रेड सहयोगियों की डील अभी तक नहीं हो पाई है। इनमें भारत, यूरोपियन यूनियन, जापान और ब्राज़ील जैसे देश शामिल हैं। उधर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर संकेत हैं कि दोनों पक्षों में एक मिनी डील हो सकती है। हालांकि इस डील में डेयरी और कृषि सेक्टर के शामिल होने की संभावनाएं नहीं हैं। सर, मतलब बाजार इंतजार कर रहा है, पूरी दुनिया वेट कर रही है। अब कैसे, क्या कुछ अपडेट्स हैं सर भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर के? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट तो आज सुबह आया कि अब 9 जुलाई के तक की जो तलवार सर पे टंगी थी वो हट गई। जिस बात की संभावना थी कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से टैरिफ को एक हथियार के तरह और टैरिफ को एक ताकतवर रणनीति के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो किसी न किसी तरह से दुनिया के देशों को वार्ता की मेज पर समझौते के लिए बाध्य करना चाहते हैं, और वो भी अधिकांशतः अपनी शर्तों पर। और इसलिए कई समझौते चर्चाओं के करीब हैं। इससे भारत की भी चर्चाएं करीब थी, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इसको 1 अगस्त तक बढ़ा दिया है। तो भारत की परिस्थिति थोड़ी पेचीदा और उलझी हुई है। हालांकि एक तरफ एक कहा जा रहा है, लगातार संकेत दिए जा रहे हैं कि मिनी डील या छोटी डील हो सकती है, लेकिन अगर आप बॉडी लैंग्वेज समझें विपुल जी, भारतीय पक्ष की बातचीत समझें, भारत के वाणिज्य मंत्री के ताजे बयान देखें, तो वार्ताएं लगभग गतिरोध की स्थिति में है, टूटी हुई सी दिख रही हैं। पिछले सप्ताह भारत का दल वापस भारत का जो नेगोशिएशन पार्टी थी वो वापस लौट आई। उसके बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान आया कि भारत अपनी सुविधा से संधि करेगा, राष्ट्रीय हितों का से समझौता नहीं किया जाएगा, कोई डेडलाइन नहीं है। लेकिन फिर भी एक पक्ष ये संकेत दे रहा है कि एक छोटी मोटी काम चलाऊ डील हो सकती है, जिसमें कि औसत 10% टैरिफ लगा दिया जाए भारत के सामानों पर और बाद में बड़ा समझौता किया जाए, इसे अंतरिम समझौते को रखा जाए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती, जो बात हम लगातार बोनस पॉइंट में कह रहे हैं और सबसे पहले हमने बताई थी, कि वियतनाम की डील होने के बाद भारत जैसे देशों के लिए चुनौती काफी बड़ी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप 10% का भी टैरिफ क्यों देंगे भारतीय कपड़ों को, जब वो वियतनाम पर 20% के टैरिफ
लगा चुके हैं। तो वियतनाम ने जो बेंचमार्क तय किया वो भारत के लिए बेहद बड़ी उलझन बन गया है। तो छोटी डील होने की संभावना है, लेकिन अब फिर एक ब्रीदर मिल गया, एक समय मिल गया है करीब 1 अगस्त तक का, 1 महीने। तब 1 महीने फिर खींचतान होगी, फिर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। पर डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद चतुरता के साथ बेंचमार्क्स तय कर दिए हैं और उनके नीचे डील कराने के लिए दुनिया के देशों को, या उनसे कम टैरिफ के लिए दुनिया के देशों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। और इसीलिए भारत थकार कर, उलझ कर, जो अब इस डील को लेकर उसका उत्साह वैसा नहीं दिख रहा है। और सर बाकी जो डील्स होनी है अलग अलग देशों के साथ, वहाँ पर क्या अपडेट है, वहाँ पर क्या स्थिति है? ज्यादातर जगह बातचीत लगभग फंसी हुई है, उलझी हुई है विपुल जी। जैसे यूरोपीय संघ को देखें आप, यूरोपियन यूनियन के साथ कोई किसी व्यापक समझौते की संभावना नहीं है। एक सहमति बनाने की कोशिश है। स्टील और एल्युमिनियम पे जो ड्यूटी है 50% और 25% उनको लेकर कोई राय नहीं बनी है। ईयू ऑटो पर छूट चाहता है, लेकिन आंतरिक मतभेद है। 9 जुलाई से पहले कोई बुनियादी समझौता अब संभव नहीं है, क्योंकि वही 10% के टैरिफ के साथ ईयू आगे बढ़ना चाहता है। ईयू के अंदर दबाव है और कई सारे देशों के अलग अलग रुख भी हैं, लेकिन ईयू को भी एक समय मिल गया है। जापान के साथ बातचीत बिल्कुल टूट चुकी थी, बातचीत फिर शुरू हुई। कल जापान के वार्ताकार ने वाणिज्य मंत्री लटनिक से बातचीत की है। चावल का मामला उलझा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि जापान के लोग अमेरिकी चावल खाएं। जापान में चावल सेंसिटिव है और जापान में राजनीतिक रूप से जापान की सरकार चावल आयात करने की स्थिति में नहीं है। लगता नहीं है कि जापान के साथ कोई समझौता हो सकता है। जापान पर टैरिफ लगेंगे या फिर उसे कृषि रियायतें देनी होंगी। हालांकि जापान को भी 15 दिन का अब समय मिल रहा है। ठीक थाईलैंड के साथ बातचीत थोड़ी अग्रिम चरण में है। वियतनाम के बाद एक अलग देश है जिसमें थाईलैंड ने अमेरिका से कच्चे तेल की और बोइंग के विमान खरीदने की पेशकश की है। थाईलैंड ने यह भी कहा है कि वो जो अमेरिका के साथ व्यापार सरप्लस है $40 बिलियन का, उसे 5 साल में 70% तक कम करेगा। यहाँ एक समझौता हो सकता है, क्योंकि थाईलैंड की अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी शर्त मानने का दावा है। थाईलैंड की अर्थव्यवस्था भी अमेरिकी बाजार पर बड़े पैमाने पर निर्भर है। ठीक है, ऐसी स्थिति इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया तेल आयात करने को तैयार है, ऊर्जा आयात करने को तैयार है। $34 बिलियन के आसपास के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। इंडोनेशिया काफ़ी सक्रिय है बातचीत में और इसलिए उसे शायद अमेरिका से कुछ रियायतें भी मिल सकती हैं। दक्षिण कोरिया अभी तैयार नहीं है बातचीत के लिए। 9 जुलाई की अब समय सीमा 1 अगस्त बढ़ा दी गई है। निर्यात पर छूट की मांग की जा रही है, कार, स्टील और अन्य चीज़ों पर। कोरिया के लिए अभी समझौते का ढांचा बन नहीं पा रहा है। ब्राज़ील के साथ समझौता हो सकता है। ब्राज़ील के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बातचीत चल रही है। व्यापार संतुलन कम करने की कोशिश है। ब्राज़ील और अमेरिका के बीच एग्रीकल्चर को लेकर कुछ मामले उलझे हुए हैं। ये अपडेट दिख रहा है। सर लेकिन अब यहाँ से यूएस की स्ट्रेटजी, यूएस की रणनीति क्या नज़र आ रही है, क्या दिखाई दे रही है आपको? कि अमेरिका को पता था कि व्यापार वार्ताएं इतनी लंबी चलने वाली प्रक्रिया की इतनी जल्दी समझौता नहीं हो सकता। इसलिए सबसे बड़ी चीज तो एशिया के देशों के लिए अमेरिका ने 20% के वियतनाम के टैरिफ को एक तरह से बेंचमार्क बना दिया है और उसी के तौर पर आधार पर धमकियां, दबाव बनाने और नेगोशिएशंस की कोशिश की जा रही है कि वियतनाम जब तैयार हो सकता है तो बाकी देश क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज ये कि ज्यादातर देश ये चाहते हैं कि कोई काम चलाओ समझौता कर लिया जाए। टैरिफ पता नहीं आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोर्ट क्या कहेगी, तब तक थोड़ा टाइम निकल जाए, थोड़ा समय मिल जाए। और इसलिए सारे देश एक छोटी छोटी डील, अंतरिम समझौतों पर बात कर रहे हैं। दूसरा ये कि 100 के आसपास छोटे व्यापार वाले देश हैं जिनके साथ अमेरिका का व्यापार सरप्लस है। इन पर सीधे 10% टैरिफ लगाए जाने की संभावना है। लेकिन ये बातचीत का दौर और एक खींचतान का दौर अब अगले 1 महीने तक और जारी रहेगा। यानी विपुल जी, बाजार को उम्मीद थी कि 9 जुलाई तक कुछ निकल आएगा। वो जो अनिश्चितता है, वो अनसर्टेनिटी है, उसका समय 1 अगस्त तक बढ़ गया है। और यही वजह है कि बाजार कोई दिशा में आगे बढ़ नहीं पा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर के अब ब्रिक्स देशों और उनके सहयोगियों को धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स देशों की अमेरिका विरोधी गतिविधियों के लिए वे उन देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे जिनका झुकाव ब्रिक्स देशों की तरफ बढ़ेगा। ब्रिक्स देशों को ट्रंप अमेरिकी करेंसी डॉलर का विरोधी मानते हैं, जिस वजह से उन्होंने ये बयान दिया है। सर ये क्या स्टेटमेंट है, इससे कैसे समझा जाए? अब एक नए विवाद को जन्म दे दिया ट्रंप साहब ने।
देखिए, रियो में ब्रिक्स के देश बैठक कर रहे थे। उन्होंने वहां एक बयान जारी किया। उस बयान में डरते हुए, पूरे ब्रिक्स ने डरते हुए डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि ब्राजील होस्ट कर रहा था, तो ब्राजील एक ट्रेड डील पे बात कर रहा है। लेकिन अब बयान तो था ही, ब्रिक्स देशों ने बातचीत करके कुछ ना कुछ तो उनको कहना था। तो उन्होंने ये जो टैरिफ की पॉलिटिक्स है, संरक्षणवाद है, मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम को के खत्म होने की, इन सारी चिंताओं को अपने बयान में शामिल किया। और उस बयान के थोड़ी देर बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर दिया ट्रुथ सोशल पर, और उसके बाद ये पूरी बहस दूसरी दिशा में निकल गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो देश ब्रिक्स के साथ काम करेंगे उन पर 10% अलग टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने ब्रिक्स को एक तरह से स्पष्ट रूप से अमेरिका विरोधी कर दिया और ये कहा कि ब्रिक्स अमेरिका के विरोध में काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले 2024 में जब कजान का सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, तब भी धमकी दी थी। तब उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स अमेरिका का विरोधी है और देशों पर 10 से 150% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ये मान रहे हैं कि ब्रिक्स डॉलर के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, डॉलर को मुख्य मुद्रा से अपदस्थ करने की कोशिश कर रहा है। इस पर वो नाराज हैं। और उसके बाद ट्रंप ने दावा भी किया था कि मेरी 150% की टैरिफ की धमकी के बाद ब्रिक्स झुक गया और अब वे डॉलर मुक्त व्यापार की बात नहीं करते। दरअसल ब्रिक्स के बयान में इस बार डॉलर से मुक्ति की बात है भी नहीं। बाकी चर्चाएं तो हैं, लेकिन डॉलर की बात भी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप अब अचानक बेहद आक्रामक हो गए हैं ब्रिक्स को लेकर, और ये शुरुआत से ऐसा चल रहा है। और इससे पूरे ब्रिक्स में बड़ी खलबली है। इसलिए बयान के बाद जब बयान आया और बयान के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह अपना स्टेटमेंट दिया, उसके बाद अचानक ब्रिक्स देशों के जितने भी कूटनीतिक खेमे ना, उनमें बड़ा सन्नाटा पसर गया। क्योंकि इसकी बड़ी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो ब्रिक्स के लिए आने वाले समय में बड़ी चुनौती बन सकती है। तो क्या ट्रंप ब्रिक्स को तोड़ना चाहते हैं? ब्रिक्स खतरे में है, क्योंकि आप ब्रिक्स का गठन देखिए। ब्रिक्स में रूस, चीन और ईरान जैसे देश यूएस के धुर विरोधी हैं, जिसमें कि दो तो प्रतिबंधों का शिकार हैं, ईरान और रूस तो पर प्रतिबंध चल रहे हैं, और चीन। तो ये तीनों मिलकर डॉलर में ट्रेड नहीं करना चाहते। रूस को तो डॉलर में ट्रेड करने की छूट भी उतनी नहीं है। ये चाहते हैं कि एक पैरेलल करेंसी व्यवस्था हो और ब्रिक्स मजबूत हो, ताकि ब्रिक्स के देश आपस में बात करें। लेकिन ब्रिक्स के दूसरे हिस्से में जो और देश हैं, जिनमें ब्राजील है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, यूएई है, इथियोपिया है, इंडोनेशिया को ब्रिक्स के सम्मेलन में शामिल किया गया। कुछ और देश आने वाले समय में शामिल होंगे। ये सब अमेरिका से ट्रेड डील करना चाहते हैं। सबकी पैरेलल ट्रेड डील नेगोशिएशन चल रही हैं, और किसी भी स्थिति में वो ब्रिक्स के एजेंडे के साथ नहीं खड़े हो सकते अगर उनको अमेरिका से सहमति चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने यही बात पकड़ी, और इसीलिए उन्होंने ट्रेड डील करने वाले देशों से, जिनके साथ उनकी बातचीत पैरेलल चल रही है, इसमें सारे देशों के साथ ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, भारत हो या ब्राजील हो या साउथ अफ्रीका हो, इनके सब के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से ब्रिक्स के में कोई सहमति बने उससे पहले चेतावनी दे दी कि जो ब्रिक्स के साथ है वो हमारे साथ नहीं है और हम उस पर अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। इसके बाद ब्रिक्स का जो पूरा बुनियादी गठन है वो थोड़ा सा लड़खड़ा गया है। तो चीन और रूस और ईरान तो खैर अलग हैं, अलग परिस्थिति में, पर बाकी देश अब गहरी दुविधा में। इसलिए वो आने वाले दिनों में ब्रिक्स की तरफ से कोई बड़ी ठोस पहल हो पाएगी, कोई नई सहमति बन पाएगी, ऐसी सहमति जो पहले में दिखता था 1-2 साल पहले कि ब्रिक्स किसी पैरेलल आर्थिक व्यवस्था का, आर्थिक ढांचे का, मौद्रिक व्यवस्था का, बैंकिंग व्यवस्था को आगे लेकर जाएगा, वो अब बेहद मुश्किल दिखती है। तो ब्रिक्स की का बुनियादी गठन टैरिफ के मामले को लेकर थोड़ा खतरे में दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं आगे किस तरीके से चीज़ें जो है सॉल्व होती हुई दिखाई देती हैं और ट्रंप साहब की तरफ से नया स्टेटमेंट क्या आता है। सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, या फिर 19 तारीख को दिल्ली एनसीआर में मौजूद रह सकते हैं, तो आप जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आपको बाज़ार की बारीकियां सिखाने के लिए हम लेकर के आ रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम ट्रेडर्स कैफ़े। प्रदीप हल्दर CEO PhD कैपिटल के साथ आप जुड़िए, और लगातार जो है हम आपको बता रहे हैं कि आज का दिन सभी के लिए फ्री है। आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत तेज़ी के साथ हमारे ये रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और ये वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पर जाइए, और वहाँ पर आप जैसे ही thebonus.in/traderscafe पे क्लिक करेंगे, आपको हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखेगा। अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कराइए, क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं 300 के आसपास और काफ़ी तेज़ी से फिल हो रही हैं। साथ में मिलते हैं
सीखेंगे चीज़ें ट्रेडिंग को लेकर के, टेक्निकल एनालिसिस को लेकर के, और आपके साथ मिलने का अनुभव जो होगा वो तो अद्भुत होगा ही होगा। साथ साथ में लंच भी करेंगे। तो 9:30 से 10 के बीच पहुंच जाइए मयूर विहार क्राउन प्लाजा में, और रजिस्ट्रेशन कराए बिना नहीं आ सकते हैं, ये पहले बता दें। फिलहाल के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए बोनस के साथ, रजिस्ट्रेशन कराते रहिए। नमस्कार।